हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी। तो बेटा सबसे पहले अकाउंटेंसी में कुछ छोटी छोटी चीजें अपन सीए के हिसाब से देखते हैं पहले, और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहली चीज, सर पेपर कितने मार्क्स का? बेटा 100 मार्क्स का। सर कैसा आएगा पेपर? कहने का मतलब ऐसा है, पहले बेटा क्या होता था, ये पेपर जब सीए फाउंडेशन से पहले एक टाइप ऑफ प्रोग्राम होता था जिसको हम सीपीटी कहते थे, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो बेटा वो जो सीपीटी होता था उसमें क्या होता था कि बच्चे को ऑब्जेक्टिव आते थे क्वेश्चंस, मतलब सवाल दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है, और बच्चे को जो सही लगता था वो उसको चूज करता था और आंसर लिखता था। अब सीए फाउंडेशन जो कि नया कोर्स चला हुआ आ रहा है अपना, इसमें ये पैटर्न हो गया बेटा अपना सब्जेक्टिव, मतलब अब हमें क्या करना है बेटा, पूरा का पूरा सॉल्व करना है। सर बिल्कुल आसान बात है सर, 100 मार्क्स का पेपर है, 40 नंबर पासिंग दे रखे हैं इन्होंने, एवरेज के लिए 50 लिया है। सर सीबीएसई में आते हैं 95 99 हमारे, तो ऐसी क्या ज्यादा टेंशन की बात है? तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई में चाहे आपके 50 नंबर आते हो, चाहे आपके 100 नंबर आते हो, आपके स्टेट बोर्ड में 50 आते हो, 100 आते हो, आईएससी में जो भी आते हो, ये एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले पुराना वाला क्राइटेरिया तो दिमाग से निकाल दो, चाहे 50 हो चाहे 100 हो। आप जब इस पेपर की तैयारी करोगे आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब 12th पढ़ा करते थे तो वहां पे आप एक एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन करते थे। आ रहा समझे? क्योंकि आप ये मानते थे, या जो भी पेपर आपको कराता था बोले लगभग इन्हीं एडजस्टमेंट्स में से क्वेश्चन आएगा, और बच्चों को 100 करा दिए मतलब सारे एडजस्टमेंट करा दिए, अब आराम से रिलैक्स रहना, कोई टेंशन की बात ही नहीं। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, आप मानो 25 होंगे, मतलब 1/4 ही होंगे। सर ये तो और मजेदार बात है, सिर्फ 1/4 क्वेश्चन मतलब 25% क्वेश्चन ही करने हैं हमें एक चैप्टर में। बिल्कुल बेटा 25 ही करने हैं, पर ये 25 को कॉन्सेप्चुअली आपको प्रैक्टिस करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि यहां जो पेपर आएगा वो कॉन्सेप्ट सेम होंगे, यहां पे लैंग्वेज वगैरह डिफर कर सकती है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक रह गए तो पेपर में क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो अपना जो फोकस है, अपने यहां से क्यों ऐसा होता है कि बच्चों के बहुत जबरदस्त मार्क्स आते हैं अकाउंट्स में, क्योंकि अपना पढ़ाने का पैटर्न ही ऐसा है बच्चों कि अपन कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करते हैं, पूरे चैप्टर्स को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बांटते हैं, हर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट होने के बाद फिर अपन बड़े कंसोल लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो ये अपना पैटर्न रहेगा, और उसके बाद आप मान सकते हो 90 95 100 मार्क्स के आसपास आप स्कोर कर सकते हो। बेटा सर ज्यादा हो गया? बेटा आते हैं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं आते हैं। रूल ऑफ सी है पहले भी बता चुका हूं, यहां पे इंटेलिजेंट बच्चे से ज्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे की ज्यादा मार्क्स आते हैं, और उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है पास होने की। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप इंटेलिजेंट नहीं भी हो बट हार्ड वर्किंग हो तो भी सीए आपको क्लियर करवा दे। तो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग डेडली कॉम्बिनेशन, इंटेलिजेंट बट नॉट हार्ड वर्किंग नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन सीए। हार्ड वर्किंग पीपल आर रिक्वायर्ड, क्योंकि उनको लगता है यार एक बार नहीं 2 बार में तो सीख ही जाएंगे। तो इसलिए बेटा आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि रोज का काम रोज होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए, 100% बहुत जबरदस्त मार्क्स अपने आएंगे और अपने बढ़िया मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो बेटा अब अपन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं, और जो पहला चैप्टर है आपका बेटा उसका नाम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। चैप्टर का नाम है बेटा ये, ठीक है, चैप्टर का नाम है बेटा ये चैप्टर अपना पहला वाला चैप्टर है जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब बताता हूं मैं, अप्रूवल और रिटर्न क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन मीनिंग कवर करते हैं, फिर एग्जांपल ही एग्जांपल में कॉन्सेप्ट में पूरा चैप्टर खींच जाएंगे। सबसे पहले बेटा, जैसे मैंने कहा ये एक शॉपकीपर है। कौन है बेटा? ये एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर ने क्या किया? गुड्स सेल किए।
तो शॉपकीपर ने गुड्स क्या किए बेटा, सेल किए। शॉपकीपर ने गुड्स सेल किए, नॉर्मली यही करता है। अब क्या होने लगा, धीरे धीरे शॉपकीपर भी बहुत सारे हो गए। शॉपकीपर बहुत सारे हो गए तो क्या होने लग गया बेटा, कंपटीशन होने लग गया। कंपटीशन होने लग गया तो क्या होने लग गया, सेल नहीं होती। अब हमें कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने होते हैं, तभी वो हमसे माल खरीदेगा, नहीं तो और 10 लोग बैठे हैं। तो शॉपकीपर क्या करता है, कई बार उसको ऑप्शन देता है कि भाई साहब आप तो अपने कस्टमर हो, घर के आदमी हो, आप क्या करो ये सामान घर ले जाओ, भाभी जी को दिखाना, पसंद आए तो माल बिक गया, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर देना। अरे आप शॉपकीपर के पास गए यार, आपने कहा यार आइसक्रीम लेनी है, अब आप घर जाके कंफ्यूज हो गए यार, मतलब दुकान जाके कंफ्यूज हो गए कि यार हमें आइसक्रीम कौन सी लेनी है, स्ट्रॉबेरी लेनी है, स्ट्रॉबेरी लेनी है, चॉकलेट लेनी है, हमें कौन से टाइप की आइसक्रीम लेनी है, ये हमारे को कंफ्यूजन हो गया। दुकानदार ने कहा भाई साहब कंफ्यूजन क्या है, आप दोनों पैकेट ले जाओ, घर ले जाके बच्चों को दिखाओ, जो पसंद आए वो ले लेना। तो कहने का मतलब है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल और रिटर्न का मतलब क्या होता है। मतलब शॉपकीपर सामने वाले आदमी को सेंड सेंड कर रहा है गुड्स, सेल नहीं कर रहा, सेंड सेंड कर रहा है। और सेल और रिटर्न मतलब बाद में जवाब आएगा, बाद में ऐसा हो सकता है लेटर ऑन गुड्स क्या हो सकते हैं, या तो वो कह सकता है भाई साहब मुझे पसंद आ गए और दोनों डब्बे ही मैं रख रहा हूं, हो सकता है वो कहे कि भाई साहब ये जो दोनों डब्बे हैं इनमें से दोनों ही रिटर्न कर लो, या दोनों का मिक्स, एक डब्बा रख लिया और दूसरा डब्बा रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है सेल और रिटर्न का। मतलब आप सामने वाले को गुड्स भेज रहे हो, बेच नहीं रहे हो, भेज रहे हो, और सामने वाला टाइम लेके आपको बताएगा कि वो अप्रूव कर रहा है कि वो इसको रिजेक्ट कर रहा है। अब सबसे पहले बेटा अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, अब आते हैं मेन अपने काम पे। यार हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अगर मैं ये दुकानदार हूं तो मैं अपने अकाउंट्स में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा। तो मैंने कहा अब हम आए हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी अलग अलग तरीके हैं बेटा, तो मैं सबसे पहले पहला वाला चालू कर रहा हूं, आ रहा समझ। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअली, ये मेरा फर्स्ट टाइप है बेटा। टाइप को याद रखना, टाइप के बेसिस पे ही अकाउंटिंग डिसाइड होगी, ठीक है। तो मैंने कहा शॉपकीपर जो है ना वो माल भेजता तो है या तो अप्रूव होने के लिए या रिजेक्ट करवाने के लिए, बट वो ये जो काम करता है ना ये कैजुअली करता है। कैजुअली का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैजुअली का मतलब ये होता है कि ये आदमी ये काम क्या करता है बेटा, कभी कभी करता है। मतलब वो दुकान पे बहुत कम कस्टमर हैं जिनको वो ये एक सहूलियत प्रोवाइड करता है कि पसंद आए तो रख लो, नहीं पसंद आए तो लौटा दो। तो इसका मतलब ये जो गुड्स भेज रहा है ये कैजुअली भेज रहा है बेटा, आ रहा समझ में, बार बार नहीं भेज रहा। इसका मतलब ये बहुत कम लोगों को ये ऑप्शन देता है। अब मैंने कहा अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बेटा स्टार्ट करता हूँ। और मैंने कहा सबसे पहले मैं स्टार्ट ही एग्जाम्पल से करूंगा, मतलब स्टार्ट ही ऐसे करूंगा कि आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। मैंने कहा कि ये मेरे पास ये मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है, मैंने कहा 1 अप्रैल 2022 साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022। और जो ईयर है मेरे प्यारे बच्चों ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023। ये ईयर तो हमें समझ में आ गया कि चालू कब हो रहा है और खत्म कब हो रहा है, ठीक है बेटा। तो बच्चों मैं यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये अपना क्या हो गया बेटा, मैटर रेडी हो गया यहाँ तक। अब अपन साल ये स्टार्ट हो रहा है और साल ये क्या हो रहा है बेटा, खत्म हो रहा है। अब मैंने कहा लेट्स से ये मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है, ये ईयर खत्म हो रहा है, ये मेरा ईयर स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा ईयर एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि हमने कौन सी डेट को बेटा, लेट्स से 1 जुलाई, हमने 1 जुलाई को 1 जुलाई 2022 को हमने क्या किया, गुड्स सेंड किए, ठीक है। अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स भेजे हमने। ध्यान से देखना बेटा, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स भेजे। कितने के गुड्स भेजे बेटा, मैं सेल्स वैल्यू ले रहा हूं अभी, क्या ले रहा हूं, कौन सी वैल्यू ले रहा हूं बेटा, सेल्स वैल्यू, ठीक है। अब देखो
हमने भेजे लेट्स से 1,00,000 रुपीज के। कितने के गुड्स भेजे बेटा? गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कितना? 1,00,000 का। मैंने कहा हमारे पास सामने वाले बंदे ने 30 सितंबर को हमें फोन किया और उसने हमें खुशखबरी दे दी और उसने कहा कि गुड्स आपके अप्रूव हो गए। क्या हो गए? गुड्स क्या हो गए बेटा? अप्रूव्ड हो गए। क्लियर है बेटा फंडा? तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि 1 अप्रैल और 31 मार्च तो हमारी क्लोजिंग डेट है। अब टेक्निकली यहाँ पे दो डेट है, 1 जुलाई एंड दूसरी है 30 सितंबर। अब मैं कह रहा हूं इसकी जब अपन जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जर्नल एंट्रीज जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम एंट्री क्या मारेंगे? ठीक है बेटा। देखो बेटा, हो सकता है आपकी जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी वीक हो, पुराना बचपन हो सकता है, थोड़ा अंधकार में हो, बट डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जैसे आपको जर्नल एंट्रीज अभी तक आती नहीं है, और जिनको आती भी है बट रट्टा मार रखा है, वो भी क्या है कॉन्सेप्चुअली इसको सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, एक रूल हमेशा याद रखें। ठीक है, एंट्रीज का एक रूल होता है। ठीक है, ये यहां पे लिख रहा हूं रूल। अगर आप बात करते हो किसी एसेट की, तो किसी ट्रांजैक्शन में अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो जिस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है उसको आप मेरे प्यारे बच्चों डेबिट कर दो। अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट कर दो। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमने एक एसी खरीदा, तो हमारा जो एसी एक एसेट है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, तो हम एसी को क्या करेंगे? डेबिट। वहीं अगर मैंने कहा कि एसी खरीदने की वजह से मेरा जो कैश का बैलेंस है वो कम हो गया, तो मेरा कैश का जो बैलेंस कम हो रहा है मतलब कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा रूल याद रखना। वैसे ही लाइबिलिटी के केस में जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है। एग्जांपल, मैंने एसी उधार में खरीदा, जब मैं एसी उधार में खरीदूंगा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी कि मुझे एसी वाले को पैसा देना है, तो मैं उस लाइबिलिटी को क्या करूंगा बेटा? क्रेडिट करूंगा। तो एंट्री होगी एसी टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हो गया। जैसे ही मैं उस लाइबिलिटी का पेमेंट करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी? कम। तो जो लाइबिलिटी कम हो रही है उसको क्या करूंगा? मैं डेबिट करूंगा। तो क्रेडिटर्स टू कैश। ठीक है, तो मैंने कहा ये हो गया रूल। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ये रूल अपन लोग फॉलो करेंगे हमेशा एंट्रीज मारते वक्त। अब आ जाते हैं बेटा सबसे पहले पहले वाले केस। होता क्या है बेटा, यहां पे आप देखोगे कि ये आदमी माल बेच रहा है और ये कई कई बार बीच में बेचते हुए ऐसा ऑप्शन भी दे देता है कि वो अप्रूवल और रिटर्न पे क्या करे बेटा? गुड्स भेज देता है। अप्रूवल और रिटर्न पे क्या करता है बेटा? गुड्स भेज देता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैजुअली करता है, मतलब रेगुलर नहीं करता। तो जब ये कैजुअली बनाता है, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन कैजुअली करता है, तो वो जिस दिन माल भेजता है उसी दिन उसको सेल्स मान लेता है। क्या मान लेता है? उस दिन उसको सेल्स। सर ये गलत है, अभी तो माल बिका ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, रियलिटी में आप देखोगे तो टेक्निकल ट्रीटमेंट गलत है, बट आज अगर उसने गुड्स भेजे और बेचे नहीं तो उसकी वैसे एंट्री होती ही। बट ही वॉन्ट्स टू रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स कि भाई एटलीस्ट इस बहाने याद तो रहे कि हमारे कोई गुड्स हैं। तो हम लोग जब गुड्स भेज रहे हैं जो कि अभी तक बिके नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो माल बिक गए हैं और हम एंट्री मारते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर लॉजिक बताओ एंट्री का जो अभी आप बोल रहे थे। अरे यार मैंने किसी को माल भेजा, बिका नहीं, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो बिक गया है, तो मैं डेटर बना लूंगा उस आदमी को कि भविष्य में मुझे उसको उससे पैसा लेना है। तो मेरा एसेट क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। इन फ्यूचर आई हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम दिस गाय, तो मेरा एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उस एसेट को मैंने क्या कर दिया? डेबिट, और वो मेरी इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिया। नरेशन के लिए जगह छोड़ दी बी। ठीक है, आगे अपन कहानी लिख देंगे। कितने का माल बेचा? 1,000, सॉरी 1,00,000। ठीक है, तो इसका मतलब पहला ट्रीटमेंट दिमाग में आपके सेट हो गया। जब भी हम कैजुअली ऐसे गुड्स भेजते हैं अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे, जिस दिन माल भेजा है भले ही वो सेल नहीं हुआ, हम लोग उसको सेल उसी दिन मान लेते हैं। ठीक है, नंबर 2, जिस दिन एक्चुअल अप्रूवल आया 30 सितंबर को, जिस दिन एक्चुअल अप्रूवल आया 30 सितंबर को, उस दिन हम लोग कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। सर उस दिन तो माल बिका है, एंट्री मारो ना। अरे जो माल भेजा था उसी दिन हमने मान लिया कि वो बिक गया है,
तो अल्टीमेटली जिस दिन एक्चुअली बिका उस दिन तो मैं एंट्री नहीं मार सकता, नहीं तो डबल बुकिंग हो जाएगी। सो आई होप पहला वाला एग्जांपल आपको क्लियर है कि जब भी गुड्स भेजता है वेंडर अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, वो लोग कैजुअली अगर भेज रहा है तो वो उसको उसी दिन सेल मान लेता है, और जिस दिन गुड्स एक्चुअली अप्रूव होते हैं उस दिन हम कोई एंट्री नहीं मारते। तो आई होप पहला वाला एग्जांपल आपको क्लियर है बेटा फंडा। अब आप क्या करो, एक बार मैं आपको कॉपी करने के लिए समय दे रहा हूँ, वापस बेटा रिपीट कर रहा हूँ। आपको इसको कॉपी करना है बहुत अच्छे से। मैं जब आपको कॉपी करने के लिए दे रहा हूँ तो मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा दूंगा, 30 सेकेंड्स तक वो एक मैं पेज दिखाऊंगा, आप उसको पॉज करके आप कॉपी कर लो बेटा, ठीक है ना। क्योंकि मैं वैसे कॉपी करने के लिए एग्जैक्ट टाइम भी दे सकता हूँ, बट उसमें क्या होगा कि फिर डेटा ज़्यादा कंजम्पशन होता है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ मैं हर सब्जेक्ट में रिपीट कर देता हूँ फर्स्ट लेक्चर में, ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक है बेटा, बट ऐसा मत करना कि स्क्रीनशॉट ले लिया बाद में कॉपी कर रहे हैं, फिर तो पूरा अपनी मेहनत ही खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो बेटा कॉपी मारो। ओके गाइस, आई थिंक अब पूरा का पूरा अपना यहाँ तक कॉपी हो गया होगा। अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा, अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन में अब थोड़ा सा चेंज, मतलब पहला वाला क्या था, अप्रूवल का था, अब एक दूसरा वाला क्वेश्चन, मतलब दूसरा वाला अपन लेंगे जिसमें ये क्या है बेटा, गुड्स क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वाला केस लेते हैं अपन। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैंने कहा वापस वो कब हुई, 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23। ठीक है बेटा, ये साल स्टार्ट हुआ, साल खत्म हुआ। अब मैंने कहा वापस हुई, वही डेट ले लेते हैं, 1 जुलाई। हमने गुड्स भेजे, गुड्स भेजे किस पे भेजे बेटा, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। तो यहाँ पे डाला अप्रूवल और हमने डाला रिटर्न। अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स भेजे, ठीक है, और हमने गुड्स भेजा वही वापस 1 लाख रुपए। ठीक है, मैंने कहा ये 30 सितंबर को, 30 सितंबर को क्या हुआ बेटा, ये जो गुड्स थे 30 सितंबर को ही रिजेक्ट हो गए। समझ में आया बेटा, पहले वाले केस से कैसे डिफरेंट। लास्ट वाले केस में हमने क्या किया था कि वो गुड्स अप्रूव हुए थे, इस वाले केस में क्या हो रहे हैं बेटा, गुड्स क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। तो फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं पहले जर्नल का, जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता दी है कि जब गुड्स आप भेजते हो अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, तो और वो कैजुअली आप भेज रहे हो, क्योंकि ये केस नंबर 1 है और हम लोग मान ही रहे हैं कि ये कैजुअली भेज रहे हैं। तो बेटा जब अपन ये मान रहे हैं कैजुअली भेज रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम उसको उसी टाइम क्या मान लेंगे बेटा, सेल्स मान लेंगे।
तो मैंने कहा 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 22, जिस दिन माल भेजा गया मैं उसी दिन उसको सेल्स मान लूंगा और डेटर्स अकाउंट को डेबिट करूंगा और सेल्स को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा मैं 1 लाख से एंट्री मार दूंगा, 1 लाख रुपीज से मेरे प्यारे बच्चों हम एंट्रीज पास कर देंगे डेटर्स टू सेल्स। क्या एंट्री पास कर देंगे बेटा, डेटर्स टू सेल्स। आ रहा समझो, स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है इसमें, अच्छे से आ रहा है। अब मैंने कहा इसके बाद आप देख, इसके बाद मैंने कहा 30 सितंबर को जाके पता पड़ा कि यार ये जो माल हमने भेजा था जिसको हमने सेल मान लिया, पता पड़ा सामने वाले ने तो वो माल ही क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, रिटर्न कर दिया। तो सामने वाले ने जब वो माल ही रिटर्न कर दिया तो अल्टीमेटली मैंने जो ये 1 जुलाई को सेल्स की एंट्री मारी थी वो सेल्स वाली एंट्री तो बेकार हो गई ना यार। अरे कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो मैंने माल भेजा था जिसको मैंने मान लिया कि बिक गया, एक्चुअली वो बिका ही नहीं। तो जो ऊपर मैंने सेल्स की एंट्री मारी थी ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो ये एंट्री मार दी मैंने, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेबिट मारा, यहाँ पे मैंने डेबिट मारा। अमाउंट कितना बेटा, 1 लाख। सही हो गया बेटा। जो हमने माल भेजा था, जिसको हमने पहले मान लिया था वो बेचा है, एंड में पता पड़ा वो बिका ही नहीं, तो जो हमने माना था कि सेल हो गई है उसको वापस रिवर्स कर दिया। सो गाइज आई होप द ट्रीटमेंट इज वेरी इजी। when we have sent the goods we assumed it as sales, but when the other party has rejected the goods automatically we have reversed the sales entry। हमने सेल्स एंट्री क्या कर दी बेटा, रिवर्स कर दी। चलो बेटा फटाफट एग्जाम्पल कॉपी मारो। ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। अब है बेटा धमाकेदार केस, इसमें मजा आएगा, इसमें मिक्स 1 और 2 भी पूरा रिवाइज हो जाएगा और दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, पहले टाइमलाइन रेडी कर लेते हैं। मैंने कहा 1 अप्रैल को हमारे ईयर चालू हुआ था बेटा, 1 अप्रैल को ईयर चालू हुआ था 2022। ठीक है, हमने कहा कि 1 जुलाई को क्या हुआ बेटा, हमने माल भेजा। ठीक है, 1 जुलाई को हमने माल भेजा। नेक्स्ट 30 सितंबर को कुछ अप्रूव हो गया। क्या बोला बेटा मैंने, कुछ अप्रूव हो गया, मैं ही नहीं कह रहा हूं पूरा अप्रूव हो गया। और कुछ माल हमारे पास आज भी पड़ा है, मतलब 31 मार्च का भी हमारा कुछ माल है जो हमारे कस्टमर के पास आज भी पड़ा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है बेटा यहाँ तक की स्टोरी तो अपने दिमाग में सेट हो गई, यहाँ तक की स्टोरी तो सेट हो गई। फटाफट अपन लाइन खींच लेते हैं, इसको पूरा ये रेडी कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ईयर रेडी हो गया। अब कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यूज डाल देते हैं ताकि और अपने को समझ में आ जाए। तो मैंने कहा 1 जुलाई को अप्रूवल और रिटर्न पे हमने माल भेजा, और कितना माल भेजा मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स से 1 लाख। ठीक है, अब मैंने कहा 30 सितंबर को इसमें से क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अप्रूव्ड हो गया। सर कितना अप्रूव हो गया, मैंने कहा लेट्स से 60,000 यार। कितना अप्रूव हो गया, 60,000। मैंने कहा रिमेनिंग माल कितना बचा है बेटा, 40,000। क्या बचा, रिमेनिंग माल कितना बचा, 40,000।
तो मैंने कहा जो माल ना बिका ना रिजेक्ट हुआ, तो नो इन्फॉर्मेशन कितने के बारे में हमारे पास, 40,000 के बारे में। ठीक है, अब एक और लाइन में नीचे आप लोगों के लिए लिख देता हूं, बताऊंगा काम में कैसा आएगा, मतलब कैसे यूज में आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, पहले अपन एग्जांपल फ्रेम करते हैं। गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। क्लियर बेटा? देखते हैं कि कैसे क्या यूज में आता है। तो पहले अपन को जहां तक आता है पहले वहां तक निपटा देते हैं, जहां तक आता है पहले वहां तक पहुंचते हैं, फिर अपन करेंगे और धमाकेदार कॉन्सेप्ट इसमें जो नया है उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम लोगों ने 1 जुलाई को माल भेजा, और आप जानते ही हो कैजुअल बेसिस में हमारी पॉलिसी क्या रहती है, जब माल भेजो तभी मान लो कि वो सेल्स है। तो हमने एंट्री मारी और हमने एंट्री मार दी डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, और एंट्री रिकॉर्ड कर ली 1 लाख। क्लियर है बेटा फंडा? अब मैंने कहा कि 30 सितंबर को गुड्स अप्रूव हो जाते हैं 40,000 रुपीज के, 60,000 रुपीज के। वी विल नॉट पास एनी एंट्री गाइस, हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे कोई भी एंट्री? क्योंकि ऑलरेडी हम सेल्स तो पूरे 1 लाख की रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो 60 की और मार दूंगा तो ये तो डबल बुकिंग हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख में वो 60 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो गाइज मैंने कहा ये वाला पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो 60,000 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सो आई डोंट नीड टू रिकॉर्ड इट अगेन। ठीक है, अब आती है मेन बात। अब मैं जब 31 मार्च पे आऊंगा, समझने की कोशिश करना, पहला वाला एंट्री तो आसान है, फिर मैं सेकंड वाली एंट्री बताऊंगा, उसका धमाकेदार लॉजिक है। मैंने कहा यार मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताओ, 31 मार्च को ईयर खत्म हो जाएगा, ईयर खत्म होने के बाद ट्रेडिंग और पीएनएल बनेगा। आपने ये जो 1 लाख रुपीस की एंट्री मारी है, आपने 1 लाख रुपए का ये बोला है कि हमने माल बेचा है, जबकि ऑनेस्टली बताओ आपने 1 लाख का बेचा कि 60 का? सिर्फ 60 का। इसका मतलब कहना है से दैट अगर मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं तो मेरी सेल्स जो है वो ओवर स्टेटेड होगी, तो वो तो गलत हो गया ना। आप मतलब एक ऐसी चीज दिखाना चाह रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब हमारा प्रॉफिट या लॉस गलत ना निकले, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो सेल्स वाली एंट्री मारी थी वो रिवर्स कर देंगे। कौन सी एंट्री रिवर्स कर देंगे? सेल्स वाली। और सेल्स वाली एंट्री रिवर्स करेंगे और सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स मारेंगे। कौन सी एंट्री मारेंगे बेटा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, कितना अमाउंट होगा? 40,000। सर 40 रिवर्स क्यों किया? अरे 60,000 का माल तो बेच ही दिया ना, तो जितने का माल बिका नहीं है एंड विच इज इंक्लूडेड इन सेल्स दैट वी हैव टू रिवर्स, तो हमने रिवर्स मार दिया। अब आता है मेन हमारा कॉन्सेप्ट के सर, अब आप जो कह रहे थे एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट, वो क्या है? तो मैंने कहा उसके लिए मैं आपको एक पहले विजुअलाइजेशन कराता हूं। मैंने कहा आपने ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाया ही होगा, नहीं भी बनाया याद नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं बता देता हूं। आपको पता होगा यहां पे एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? मैंने कहा ये क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जिसका हम ओनर हैं, जिसका मतलब ऐसा स्टॉक जो अभी तक बिका नहीं है और जिसके हम क्या है? ओनर। अगर ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू गलत आएगा तो डू यू रियली थिंक दैट मेरा ग्रॉस प्रॉफिट गलत सही आएगा? नहीं आएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो गलत ही आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट गलत तो नेट प्रॉफिट भी गलत। तो अल्टीमेटली ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर ये क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे होता है? मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई किया जाता है, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, और ये वो गुड्स को रिप्रेजेंट करता है जो मेरे गोडाउन में पड़ा है। कहां पड़ा है? मेरे गोडाउन में। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब आज की डेट में ये जो ऊपर वाला बंदा है, इसके गोडाउन में जाके जब स्टॉक की काउंटिंग होगी तो इसका स्टॉक लेट से 20,000 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 20,000। आपको लगता है कि वो स्टॉक हमारा, जिसके आज भी मालिक हम हैं,
कौन सा वाला स्टॉक? वो जो 40,000 का माल भेजा था ना, तो वो जो 40,000 का माल भेजा था, वो माल अभी बिका थोड़ी है। हमने वो पहले हमारी सेल्स में डाली थी, फिर साल के एंड में प्रॉफिट गलत ना आ जाए तो हमने उसको रिवर्स कर दिया। अब आप मुझे बताओ, वो जो 40,000 का माल है जिसका मालिक मैं हूं, बट क्या वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में अभी आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक में कैसे आएगा? हमारे गोडाउन में है ही नहीं, वो तो कस्टमर के यहां पड़ा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री वो भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ताकि वो जो हमारा स्टॉक है जिसके मालिक हम हैं बट वो पड़ा किसी और के गोडाउन में, दैट शुड बी अकाउंटेड इन आवर स्टॉक। क्योंकि वो जब आप डालोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा यार। अगर आपने वो डाला ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे सही आएगा? आ रहा सुन। तो अब हम क्या करेंगे, एक एंट्री मारेंगे। अब कौन सी एंट्री? समझ में आ गया ना क्यों मारेंगे? क्योंकि इफ वी विल नॉट पास दिस एंट्री, द स्टॉक विच इज ओन्ड बाय अस लाइंग विद द कस्टमर विल नॉट बी टेकन इनटू आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड इफ दैट इज नॉट टेकन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरा जीपी गलत आएगा, मेरा एनपी गलत आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 31 मार्च को एक और एंट्री आएगी। वो एंट्री क्या कहती है बेटा, समझने की कोशिश करो। 2023 मैंने कहा मैं एंट्री मारूंगा, स्टॉक विद कस्टमर या इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट। सर ये स्टॉक विद कस्टमर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये एसेट है बेटा। आज जितना भी ये स्टॉक उसके पास पड़ा है, इसका फायदा हमें कब मिलेगा बेटा? नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए हमने उसको एसेट रिकॉग्नाइज किया। एंड टू क्या करेंगे बेटा? टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू व्हाट बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। और यहां पे लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे आ जाएगा स्टॉक विद कस्टमर, और ये दोनों मिला के टोटल स्टॉक हो जाएगा। तो जैसे ही ट्रेडिंग में वो जो हमारा स्टॉक है जिसके हम मालिक है, जो कस्टमर के पास पड़ा है, यहां पे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा? हमारा प्रॉफिट भी सही आएगा। बेटा मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री होती है। क्लोजिंग एंट्री फाइनल अकाउंट्स में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक की भी एक्चुअल में एंट्री पास होती है, और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट होती है। इसीलिए आप देखो ये ट्रेडिंग साइड के क्रेडिट साइड आता है। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है, इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। वैसे ही हमारा जो स्टॉक हमारा है बट पड़ा कस्टमर के यहाँ है, जो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं काउंट हुआ, उसके लिए हमने स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग मार दी, और ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा है, इससे ट्रेडिंग के कहाँ चला गया? क्रेडिट। सर ये सब तो समझ में आ गया, आपने ये क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा? आप लिख देते 40,000, इतना तो हमें भी कैलकुलेट करना आता है। मैंने कहा बेटा यहाँ 40 नहीं आया। अब सर ये क्या चक्कर है? यार एक बात बताओ, ये जो 40,000 है, ये तो मेरा सेल्स प्राइस है ना यार। मेरा स्टॉक तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया अगर मैं इस सेल्स प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देता हूं, तो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा, और जो स्टॉक मेरा, ये जो सेकंड वाली एंट्री आएगी ना स्टॉक विद कस्टमर वाली, ये मेरी कॉस्ट प्राइस से आएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो अब 40,000 का 25% कितना होता है यार? ये होता है 10,000। कितना होता है? 10,000। तो अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? मेरी 30,000। कितनी आ गई मेरी? 30,000। क्लियर है? तो ये ऊपर वाली एंट्री में पास करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 30,000। सो गाइज देखा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या था? एक इंपॉर्टेंट लॉजिक भी था आपका। कौन सा इंपॉर्टेंट लॉजिक था? कि व्हाट वी विल डू ऑफ द स्टॉक लाइंग विद कस्टमर एट द एंड ऑफ द ईयर विद रिस्पेक्ट टू विच हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैंने आपको पूरा लॉजिकली समझाया कि जो स्टॉक आपका है वो आपकी बुक्स में दिखना चाहिए, आपके एसेट साइड आना चाहिए, ट्रेडिंग साइड क्रेडिट में आना चाहिए, बट जो क्लोजिंग स्टॉक आपने वैल्यू किया उसमें तो वो है ही नहीं। तो हम कैसे उस स्टॉक को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आएंगे, वो एंट्री बताया। तो पहला क्वेश्चन किया था जिसमें एग्जांपल किया था, इसमें अप्रूव हो गए। सेकंड किया जिसमें रिजेक्ट हो गए। थर्ड किया जिसमें कुछ तो अप्रूव हो गए और कुछ की अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा वो एक मिक्सचर रहेगा, जिसमें माल भेजा, कुछ बिका, कुछ रिजेक्ट हो गया, और कुछ अभी भी एंड में हमारे पास पड़ा है। पहले इसको कॉपी मारो बेटा, फिर अगले क्वेश्चन पे, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं।
ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, मतलब इसमें वापस वही 1 अप्रैल स्टार्ट किया सर आपने ईयर 2022। ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई 22 आपने गुड्स सेंड किए अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। कितने के? लेट्स से वही 1 लाख रुपए ले लेते हैं अपन। ठीक है, 30 सितंबर गुड्स क्या हो गए बेटा? अप्रूव्ड हो गए। कितने के अप्रूव्ड हुए? लेट्स से 35,000। कितने के हुए बेटा? 35,000। उसके बाद 1 जनवरी 2023 गुड्स रिजेक्टेड। गुड्स रिजेक्ट हो गए। कितने के गुड्स रिजेक्ट हुए बेटा? गुड्स रिजेक्ट हुए 50,000 के। कितने के रिजेक्ट हुए बेटा? 50,000। मैंने कहा उसके बाद 31 मार्च 23 गुड्स क्या हो गए? अभी कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसे गुड्स हैं ना तो वो अप्रूव हुए ना वो रिजेक्ट हुए, और वो नो इन्फॉर्मेशन कितने की है? 1 लाख में से 85 माइनस कर दो, कितना बचा बेटा? 15,000। कितना बचा बेटा? 15,000। तो मैंने कहा अब अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन निकल के आती है कि यार ऐसा ऐसा है। सेम वही ले लेते हैं यार अपन, लास्ट वाली लाइन वैसी की वैसी कॉपी मार लेते हैं। गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। 25% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जर्नल बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो नो इन्फॉर्मेशन वाले, मतलब टेक्निकली तो अपन इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट कर रहे हैं वो सारे के सारे हमने एक एक बार देख लिए, बट सारे एक साथ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं बेटा। जो मैंने आपको कहा था वही वैसे ही अपन पढ़ रहे हैं और वैसे ही अपन आगे पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल, फिर मैं आपको मेन क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले आपने गुड्स भेजे। कब भेजे आपने गुड्स भैया? 1 जुलाई को भेजे। 1 जुलाई 22 कितने का माल बेचा बेटा? 1 लाख का। तो उसी दिन आपने कैजुअल बेसिस पे भेज रहे हो तो आपने क्या मान लिया? उसी दिन सेल्स मान लिया, डेटर टू सेल्स। गलत है, बट कैजुअल बेसिस पे है तो क्या करें, मान लेते हैं छोटा मोटा ट्रांजैक्शन है। 1 लाख। क्लियर है? नरेशन का नरेशन आ गया। ठीक है, सेकेंड एंट्री मुझे बताओ 30 सितंबर को गुड्स क्या हुए? अप्रूव हुए। क्या कोई एंट्री मारोगे? नहीं। अरे हमने तो भेजते वक्त ही माल बेचा हुआ मान लिया था। सो व्हेन द गुड्स आर अप्रूव्ड वी विल नॉट रिकॉर्ड इट अगेन एज सेल्स। क्लियर है यहाँ पे? अब मैंने कहा उसके बाद अब है 1 जनवरी की एंट्री गाइस। 1 जनवरी 23 की एंट्री। अरे देखो टाइम लाइन पे, ये तो साल शुरू हो रहा है, ये अप्रूवल और रिटर्न पे भेजा हुआ एंट्री हो गई। अप्रूवल की अब कोई एंट्री नहीं आएगी। अब मार रहे हैं हम रिजेक्शन की। कितने का माल रिजेक्ट हो गया? 50,000। तो भैया जो माल रिजेक्ट हो गया उसके लिए अब हमें सेल्स वाली एंट्री रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो सेल्स अकाउंट को हमने क्या किया बेटा? डेबिट किया। कितने से डेबिट किया? 30 कितने का रिजेक्ट किया है? 50,000, सॉरी 35 का तो अप्रूव था ना। 50,000 का हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो सेल्स में से 50,000 हटा दिए, डेटर में से भी 50,000 हटा दिए। नरेशन के लिए हमने जगह छोड़ दी। क्लियर है बेटा फंडा? तो यहां तक का स्टोरी हमारा क्या है बेटा? बिल्कुल अच्छे से क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा गई उसके बाद अब मैंने कहा बातें मेन 31 मार्च। समझने की कोशिश करना, 31 मार्च पे आ गए हैं वो। सबसे पहले आप देखो 85,000 का तो हिसाब हो गया भाई। 1 लाख में से 35 का माल बिक गया, उसकी हमने एंट्री मान ली, पहले मार दी थी। जो 50 का रिटर्न हो गया वो भी हमने हटा दिया।
बट अभी भी हमारे सेल्स में 15,000 की एक ऐसी इनकम रिकॉर्डेड है जो इनकम ही नहीं है, तो वो सेल्स में से हटानी पड़ेगी। इनकम जब बुक करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, उसी इनकम को जब कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसके बाद टू व्हाट बेटा, टू डेटर्स। ठीक है, टू व्हाट बेटा, डेटर्स। अब मैंने कहा इसके बाद टू व्हाट बेटा, अब मैंने कहा वही वापस, हमने ये ऊपर वाली एंट्री मार के हमारा सेल्स तो कम कर दी, बट हमारा स्टॉक अभी भी रिकॉर्डेड नहीं है। तो स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या मारेंगे, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक की काउंटिंग करी उसमें ये स्टॉक तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे गोडाउन में है ही नहीं। बट ये ट्रेडिंग के ये भी क्रेडिट साइड आना चाहिए, आखिर स्टॉक तो हमारा ही है। तो हमने एंट्री मारी, बट हमें एंट्री किससे मारनी है, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मैंने कहा देखो यार सेल्स प्राइस कितनी है, 15,000। प्रॉफिट कितना है इस पे, 25%। बोलो बेटा 25% कितना होता है, कहना है इसे 3,750 होगा बेटा, कैलकुलेट कर लो एक बार। तो अब हम क्या करेंगे, 11,250 हमारी कॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकाली सर ये कॉस्ट, अरे 15,000 में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दोगे 3,750 का, तो बचेगा कितना, 11,250। तो जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपने ये एंट्री मारी, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स एडजस्ट हो गए। सर अकाउंट्स कैसे एडजस्ट हुए, मैंने कहा देखो माल कितने का बिका, 35,000 का, तो सेल्स कितनी रिकॉर्ड हुई, 35। सर यहाँ तो सेल्स कितनी है, 1 लाख है। मैंने कहा देखो 1 लाख में से 50 कितना हो गया, डेबिट हो गया वापस, बचा कितना, 50। 50 में से और कितना डेबिट हो गया, 15। तो नेट क्रेडिट कितना हुआ, उतना ही हुआ जितना माल बिका। सर जो माल हमारा था और कस्टमर के पास पड़ा है वो आ गया क्या, बिल्कुल स्टॉक विद कस्टमर में आ गया ना गाइस, स्टॉक विद कस्टमर में आ गया ना। कोई डिफिकल्टी है बेटा इसमें, पक्का। अब अगर मैं आपको बोलूं तो वैसे इसमें बैलेंस शीट वाला पार्ट भी आएगा, जो मैं अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन होंगे उसमें, अभी जैसे इस वाले में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया और जर्नल एंट्रीज मारना बताया। नेक्स्ट जो मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर होगा उसमें हम एंट्रीज के साथ साथ कुछ आगे ट्रांजेक्शन्स और होंगे। जैसे ये एक लेवल तक की डिफिकल्टी थी, सेकेंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगले लेक्चर में होगी, उसमें हम लोग एंट्रीज भी मारेंगे और हमारा बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, पहले आप इसको कॉपी कर लो और बहुत अच्छे से रिवाइज करना ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो। ट्रस्ट मी अकाउंटेंसी विल बी केक वॉक फॉर यू। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूँ, तो आपको कोई डिफिकल्टी आने का सवाल ही नहीं होता। बट आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, अदरवाइज रिजल्ट विल नॉट कम अप। ओके गाइस, तो रिवाइज करना, अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां पे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।